नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको इस तरह से कुछ क्वेश्चन में इसको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी इस पर जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है और जो अक्सर एग्जाम में आप लोग इसको कीजिए और आप इसका आंसर देते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है। मेरे देने से पहले आप बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर दिए। बाकी तो इजी क्वेश्चन तो बहुत सारा बनता है जो आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि परमाणु स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर सबने पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लगभग 500 ईसा पूर्व किसने सबसे पहले परमाणुवाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जॉन डाल्टन, एक नाम सुनेंगे, जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को दिया था। बट इससे पहले यानी कि इससे कितना पहले, तो 500 ईसा पूर्व यानी कि 500 साल तो इधर हो गया और प्लस 2000, अभी 2000 से ज़्यादा 2025 चल रहा है, तो 2000 साल इधर और 500 उधर, यानी कि 2500 साल से पहले ऋषि कनाद ने यह बता दिया था कि किसी भी पदार्थ को आप विघटित कीजिए, विघटित करते करते एक समय ऐसा आएगा जिसको आप विघटित नहीं कर सकते हैं, तो वो जो सूक्ष्मतम अविभाज्य रूप होगा उसे ही परमाणु कहा गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने मौखिक रूप से बताया था और साइंस कहता है कि जो चीज़ आप बता रहे हैं उसको प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो इसीलिए पेटेंट किसके नाम पे चला गया? जॉन डाल्टन के नाम पे चला गया। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी? क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे पहले ही दे रखा है ये चीज़, तो ठीक है, कौन? कनाद के बारे में। तो हो सकता है पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखिए कि ऋषि कनाद ने सबसे पहले ये बता दिया था कि परमाणु का सूक्ष्मतम रूप क्या, एटम का जो सूक्ष्मतम रूप, मतलब किसी भी पदार्थ को तोड़िएगा तो उसका सूक्ष्मतम रूप जो मिलेगा वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आया जॉन डाल्टन। कब आया? ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे डेट ही दे रखा है, तो ये बताएंगे अभी इसी में। जॉन डाल्टन ने पहली बार किस वर्ष परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। और उन्होंने डाल्टन के इसका जो नाम दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दिया था। तो किस वर्ष किया था? तो 1808 में, 1808 में जॉन डाल्टन ने, अब देखिए कि 2500 साल के बाद लगभग, ठीक है, 1808 में इन्होंने दिया, मतलब उतना साल तक किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जॉन डाल्टन जी ने आया, इसी का थ्योरी व्योरी का जो भी होगा ये पढ़ा होगा कहीं से हम लोग का जो शास्त्र होगा, और उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दिया कि जो, और सेम चीज़ दिया, कोई अलग नहीं दिया, कि पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप कण क्या होता है? परमाणु होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये चीज़ डाल्टन ने कॉपी पेस्ट कर दिया और अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। कब करवाया था? 1808 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो था किस नियम पर आधारित था? आप लोग बताइए, आंसर दे दिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं, इसका जो था रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। किसका? रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम पे ही था, ठीक है। हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, बट ये नहीं होगा। रासायनिक संयोजन, अब रासायनिक संयोजन में क्या होगा, इसमें भी अगर ये हटा देगा तो आपको ये दे दिया जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण। रासायनिक संयोजन का नियम ही होता है कि या तो द्रव्यमान को संयोजन कर रहे हैं, यानी कि ना तो द्रव्यमान घट रहा ना तो बढ़ रहा, और एक निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित था जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? या तो आपको ऑप्शन में रहेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम, या फिर आपको रहेगा रासायनिक संयोजन के नियम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने अणु यानी कि मॉलिक्यूल को किस नाम से कहा? जॉन डाल्टन ने कहा कि जब पदार्थ को तोड़ेंगे, जो सूक्ष्मतम कण आएगा उसमें से, अब ये जो पदार्थ बना तो कैसे बना, तो वो जो सूक्ष्मतम कण है, वो जब बहुत सारा सूक्ष्मतम कण मिलके एक यौगिक, क्या होता है यौगिक, ये जो सूक्ष्मतम परमाणु यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलके एक यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। वह बताया गया कि जो परमाणु होता है जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं, वो कई सारे परमाणु मिलके फिर एक, जैसे सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन होता है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम कई सारे एटम मिलके फिर एक अणु बनाता। तो इन्होंने अणु का नाम नहीं दिया, इन्होंने बोला था कि जो बनाता है वो उसको यौगिक परमाणु कहा गया, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि कई सारे परमाणु जुड़ के एक यौगिक अणु यानी कि कंपाउंड एटम को बनाता है, ठीक है। अणु जो नाम ये बाद में दिया गया, ठीक है। चलिए, डाल्टन के यहाँ पे जो सिद्धांत दिया गया उसके बारे में दिया गया, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई जिसे रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के सबसे जो रचनात्मक इकाई होता है, जो सबसे छोटा होता है, जिसको और हम लोग नहीं तोड़ सकते, उसी को हम लोग तो परमाणु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु की त्रिज्या पूछा गया, एटॉमिक रेडियस कितना होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में एंगस्ट्रम में दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर आंसर दे रखे हैं तो अब हम दे रहे हैं, इसका हो जाएगा क्या? 1 एंगस्ट्रम।
ठीक है। एंगस्ट्रम में पूछा जाएगा तो एक एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर मीटर में देगा तो 10⁻⁻10 मीटर। हम ये मीटर में, आप लोग सेंटीमीटर में भी कर लीजिएगा और मिलीमीटर में भी करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी घुमा सकता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग ऐसा देखा जाए, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा है कि परमाणु की जो त्रिज्या है उसको मापने की जो इकाई एनसीईआरटी में नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है। पिकोमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, ठीक है। और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो पिकोमीटर 10⁻12 और नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानिए, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की त्रिज्या किस इकाई में मापी जाती है। तो देखिए न्यूक्लियस की त्रिज्या जो है उसको फर्मी, या फिर इसी को फर्मी मीटर बोला जाता है, या फिर इसी को फेम्टोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है, इसलिए जो नापा जाता है उसको एसआई यूनिट में ही नापा जाता है। बाकी तो इसको नैनोमीटर में भी मापते हैं, एंगस्ट्रम में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन इन सब में अगर यहाँ पे ऑल रहता है, एक किसी को हटा के ऑल दिया तो ऑल हम लोग टिक करते। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, देखिए क्वेश्चन किस तरह बनाया गया है, इस तरह से मिलेगा तो आप लोग को उसका एसआई यूनिट को ही मानना है, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फेम्टोमीटर, ठीक है, फर्मीमीटर, या कि ठीक है, या फिर इसको फेम्टोमीटर भी दिया जाएगा तो वो भी सही है, ठीक है। और एक फेम्टोमीटर बराबर क्या होता है, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, यानी कि बोला गया एटम का जो रेडियस होता है और जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसके बीच का अनुपात क्या होता है। तो एटम तो बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, तो इसका 1,00,000 गुना होता है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना 1,00,000 गुना बड़ा, कितना 5 जीरो होता है ना, 4 और 1 5, इतना बड़ा होता है, ठीक है। किसका, न्यूक्लियस के रेडियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है किसका, परमाणु का त्रिज्या। तो इसका हो जाए 1,00,000 में 5 जीरो मतलब ये वाला, ठीक है। 10⁻5:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है। चलिए डाल्टन के, अब देखिए डाल्टन ने कुछ सिंबल बनाया था, ठीक है, और ये पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डाले हैं, और ये एनसीईआरटी में डिट्टो इस तरह दे रखा है, ठीक है। डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या बोला, इस तरह एक गोला बना दिया और एक सिर्फ डॉट दे दिया, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, ये हाइड्रोजन का होता है। कार्बन को क्या किया गया कि कार्बन को ये पूरी तरह से रंग दिया, तो इसको कार्बन बना दिया। ऑक्सीजन को बिल्कुल खाली गोला बना के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। और फॉस्फोरस को क्या किया, मर्सिडीज बना दिया, मर्सिडीज का सिंबल दे दिया इस तरह से फॉस्फोरस का, ठीक है। उसके बाद सल्फर को क्या किया, प्लस का सिंबल दे दिया, जो डॉक्टर देता है प्लस वाला, इस तरह दे दिया। और आयरन को क्या बनाया गया, इस तरह से गोला बना दिया और छोटा सा एक आई दे दिया बीच में, ठीक है। कॉपर का सी बना दिया, सीसा का इस तरह एक राउंड दे दिया और एल इस तरह राउंड देके एल बना दिया। सल्फर का राउंड देके एस बना दिया। गोल्ड का क्या किया गया, तो गोल्ड को इस तरह राउंड दिया गया, इधर चारों तरफ से इस तरह कट लगा दिया और बीच में जी कर दिया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्लेटिना का क्या किया, पी लिख दिया, और पारा को इस तरह से सिंबल बना दिया। तो आप लोग को यहाँ पे 12 सिंबल दे रखा, 12 को 12 आप लोग याद रख लीजिए, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगा, ईजी है। एक बार दो बार देख लीजिएगा तो ये पूरा आपका दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिएगा, पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन। जे थॉम्सन, जॉन डाल्टन के बाद कौन आ गया, जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने क्या कहा, ने 1904 में, कब इसने अपना दिया था, डाल्टन ने कब दिया था, डाल्टन ने दिया था 1808 में, ठीक है। इन्होंने कब दिया, जे थॉम्सन ने 1904 में, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1904 में परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था, कौन, जे थॉम्सन ने मॉडल किया था, क्या किया, जे थॉम्सन ने वर्ष 1904 में किस परमाणु मॉडल को प्रस्तावित किया था, ठीक है। यहाँ पे ये किस यहाँ पे दिया था, ठीक है, किस परमाणु मॉडल को दिया था, तो ये हो जाएगा इसका कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को बोला जाता है तरबूज मॉडल, और इसी को ही बोला जाता है क्रिसमस केक मॉडल, ठीक है। तीनों नाम याद रखिएगा, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल और क्रिसमस केक मॉडल, ये तीनों ही आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक कंफ्यूज होगी हो, ठीक है। 1904 बुक में दे रखा है और 1897 भी बुक में दे रखा है, और कई बुक में तो ये भी लिख दिया कि 1897 में ही इसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है। जबकि ये सही नहीं है, सही कौन सा है, 1904। क्या हुआ था, इसको आप समझिए ज़रा। आप लोग किताब या फिर आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं पे आप लोग 1904 मिलेगा, कहीं पे 1897 मिलेगा। तो हुआ क्या था कि 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार पर ही इन्होंने क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल को 1904 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार क्या बोला कि अगर आप परमाणु को काटिएगा तो इस तरह से धंसा हुआ काला काला जो रहेगा, इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, और बाकी जितने भी जो पार्ट दिख रहा है आपको सफ़ेद सफ़ेद वाला, वो सारा पार्ट पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको पॉजिटिव माना और इसको इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना, यही इसने बताया था, इन्होंने बताया था, ठीक है। यही इसका मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल, जिस तरह से तरबूज का काटने से उसका दाना दिखता है। चलिए नेक्स्ट है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड आ गया, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने सोने की पन्नी यानी कि गोल्ड फॉइल, जिसकी जो थिकनेस थी करीब 1000 परमाणु जितनी मोटी थी,
या 2.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये सब ने बहुत कंफ्यूजन करेगा। अलग अलग बुक में अलग अलग ये सब दे रखा है, ठीक है। हम जो भी आप लोग को दे रहे हैं ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही को ही सही माना जाता है, ठीक है। या फिर इतना इसका मोटाई था का प्रयोग किसके उपयोग किया था और यह प्रयोग कब किया था, ठीक है। इसमें किस चीज़ का उपयोग किया गया था और यह प्रयोग कब किया गया था ये आपको बताना था। तो इसमें अल्फा कण का बम्बार्ड किया गया था, ठीक है, और कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था, ठीक है। इसका नाम इसको याद रख लीजिएगा, अल्फा कण से, और 1911 में। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी यानी कि गोल्ड फॉइल प्रयोग से निम्न में से कौन सी बातें सामने आई। तो जब इन्होंने इस तरह से एक सोने की जो पन्नी था इस तरह से इनको रखा गया, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा कण का बम्बार्ड करवाया गया, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण में कौन सा ये रहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब बम्बार्ड करवाया गया, तो बम्बार्ड करवाया गया तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम तो पार हो जा रहा है, और कुछ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस तरह से डेविएट करके इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब जो मैक्सिमम पार हो गया तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो होगा वो तो खाली होगा, ये तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन वो तो पार हो जा रही है, यानी कि खाली, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। फिर जब देखा कि बीच में, जब यहाँ पे डायरेक्टली लगा बीच में, तो वो डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में आ गया, यानी कि कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम भेज रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जरूर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रहा होगा जो कि वो डायरेक्ट उसको रिपल कर दे रहा है, अपने में खींच नहीं रहा है, ठीक है। ये बातें इन्होंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जो कि पास हो जाता है पूरा अल्फा कण। परमाणु के केंद्र में घना धनावेशित नाभिक होता है, ठीक है, घना धनावेशित नाभिक होता है। सिर्फ इन्होंने बताया था धन आवेशित नाभिक होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है जो फंसेगा आप लोग। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए जबकि कुछ वापस लौट आए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें सभी जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिया है सभी इन्होंने बताया था, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है, ये हम लोग जानते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है, यही इन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये पूरी तरह से गलत है, और आप लोग मैक्सिमम एग्जाम में तो गलती करेंगे ही, यहाँ भी गलत करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया है रदरफोर्ड के अनुसार। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो सोने की पन्नी रखा गया वहाँ से बम्बार्ड किया गया, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब जो बम्बार्ड कर रहे हैं तो मैक्सिमम तो पास हो जा रहा है और कुछ रिटर्न आ जा रहा है, कुछ रिटर्न आ जा रही है। जब हम पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हैं, यानी अल्फा कण तो पॉजिटिव होता है और वहाँ से पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, तभी तो रिपल करेगा ना इसको। तो जब भेज रहे हैं तो यहाँ पे जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, बस इन्होंने यही बताया गया था। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, प्रोटोन, उन्होंने बताया था सिर्फ प्रोटोन। रदरफोर्ड के कई साल बाद फिर न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उनको पता नहीं चला। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन, रदरफोर्ड के अनुसार। जबकि नॉर्मली देखा जाएगा तो ये सही है कि नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, बट रदरफोर्ड के अनुसार सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बताया था कि प्रोटोन पाया जाता है, ठीक है। चलिए रदरफोर्ड के मॉडल की मुख्य कमजोरी लिमिटेशन क्या थी, तो रदरफोर्ड की जो मॉडल था उसके मुख्य जो लिमिटेशन जो था वो क्या था, तो इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की स्पष्टीकरण यानी कि नहीं समझा पाया था कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होता है, इसको नहीं समझा पाया था, ठीक है, रदरफोर्ड। चलिए रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल को सुधार फिर किसने किया था बाद में आके, तो नील्स बोर ने किया था, ठीक है, नील्स बोर से। चलिए नेक्स्ट है, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो नील्स बोर ने किस वर्ष दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था 11 में और ये दे दिया था 13 में, ठीक है, 1913 में। चलिए नेक्स्ट है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर किस प्रकार घूमता है, तो नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर घूमता है। तो वो ये क्वेश्चन पूछा गया तो किस तरह से घूमता है, तो गोलाकार कक्षा यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, ये बताया था नील्स बोर ने। अच्छा जो रदरफोर्ड ने बताया था उन्होंने भी तो यही बताया था कि भाई साहब, लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि ये सिर्फ घूमता है, कौन, यहाँ पे देखिए नाभिक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस तरह से ऑर्बिट जो होता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिर्फ घूमता है, इन्होंने यही बताया था। देखिए इस चीज़ को सिर्फ घूमता है, तो फिर नील्स बोर ने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज़ घूमेगा इस तरह से तो उसका एनर्जी लॉस होगा। अब जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगा तो वो धीरे धीरे घूमते आके नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी इसका लिमिटेशन था, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार पढ़िएगा तो उस समय आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम लोग 9, 10 से सब पढ़ते आ रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। जब कोई इलेक्ट्रॉन है एक कक्षा से, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब ये कक्षाएं हुई, ठीक है, KLMN इस तरह आप लोग पढ़े होंगे। तो जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन या तो अगर एनर्जी इसको मिल गया तो ये ऊपर वाले कक्षा में जा सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षा में और एनर्जी यहाँ से निकल गया तो ये नीचे वाले कक्षा में आ सकता है। दोनों ही हो सकता है, ऊर्जा का अवशोषित या फिर उत्सर्जित, दोनों ही हो सकता है। अगर ऊर्जा अवशोषित कर लिया, यानी कि ऊर्जा इसको मिल गया तो ऊपर वाले में चला जाएगा, और ऊर्जा अगर निकल गया, उत्सर्जित कर दिया, तो फिर ये नीचे वाले कक्षा में आ जाएगा, ठीक है, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सभी कक्षाओं में समान होती है? क्या सभी कक्षाओं में समान होती है? नाभिक से दूरी बढ़ने पे बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ने पे घटती है, स्थिर रहता है? चलिए आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इन्होंने जो बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा उसमें उसका ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी कि नाभिक से जितना दूर होगा उसमें ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा को पहचानने के लिए बोर ने कौन सी राशि का उपयोग किया था? तो कौन सी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को पहचानने के लिए जो उसमें कौन सी राशि को उपयोग किया था? तो उन्होंने एजुमिथल, ठीक है, अब माफ कीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, कोनी संवेग की ऊर्जा को इन्होंने दिया था, ठीक है, कोनी संवेग का। अच्छा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कोनी संवेग, यानी कोनी संवेग हम किस में, एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू, आप लोग मैथ में भी पढ़ा होगा, मैथ में जब आप लोग सर्कल पढ़े होंगे इस तरह से, तो मान लीजिए ये कोई रेडियस यहाँ पे चाप दे दिया, यहाँ पे कोई थीटा दे दिया, तो अब यहाँ पे कुछ भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे दिया, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते थे ना फॉर्मूला, ठीक है, तो वही वाला यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया गया है, सिर्फ हल्का से चेंज कर दिया है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर कितना होता है, h/2π, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका ये। और इसको और बढ़िया से क्या है, तो L बराबर mv, R बराबर ये वाला, ठीक है, h/2r। ये आप लोग करें तो भी अच्छा, नहीं करें तो भी अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया। अगर एग्जाम में देगा तो डायरेक्टली आप लोग को ये फॉर्मूला उठा के देगा, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। नील बोर के परमाणु मॉडल किस सिद्धांत के विपरीत है? किस सिद्धांत के विपरीत है नील बोर का? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विपरीत है, ठीक है। कैसे, देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि आप एक कण की स्थिति, ठीक है, एक कण की स्थिति और उसका संवेग को एक साथ, आप किसी भी समय एक साथ उसको नहीं बता सकते कि इसका संवेग क्या है और उसकी स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है लगभग लाइट की स्पीड से भागता है, ठीक है। अब आप लाइट की स्पीड से कोई चीज़ भाग रहा है तो उसका आप एक साथ, आप उसको ना तो मोमेंटम को बता सकते हैं और ना एक साथ आप उसका पोजीशन को बता सकते हैं। किसी भी समय आप उसको एक ही चीज़ को बता सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। यह बताया गया है अनिश्चितता का सिद्धांत, जबकि नील बोर के अनुसार अनिश्चितता का सिद्धांत इसमें नहीं होता है, ठीक है। बोर का मॉडल का उल्लंघन जो क्या था, वो क्या था, यानी कि लिमिटेशन इसका क्या है कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ माना जाता है, ठीक है, जबकि एक निश्चित त्रिज्या और गति होती है, जिसकी एक निश्चित त्रिज्या और गति होती है। यह अनिश्चितता के सिद्धांत, यानी कि इसकी निश्चित त्रिज्या भी हो गया और एक गति भी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक साथ अनिश्चितता का सिद्धांत बताया है कि एक साथ ना तो उस चीज़ को आप एक साथ कहाँ पे उसका पोजीशन बता सकते हो, ना ही उसको मोमेंटम बता सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे नील बोर का ये जो है ना फेल कर जाता है। चलिए, बोर के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी सफलता क्या रही? तो देखिए, बोर के जो परमाणु मॉडल थी उसकी सबसे बड़ी जो सफलता रही, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया। अब इसमें देखिए, स्पेक्ट्रम अगर आप लोग पढ़िएगा तो ग्रुप डी के लेवल से बहुत हाई है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या कहता है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जब भी कोई एक, इसको थोड़ा सफ़ेद जहाँ भी वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला कि ये कई सारे कक्षाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका कई सारे सेल होते हैं, ठीक है। अब KLMN, अब इसी चीज़ को हम एक लाइन में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसको राउंड ना करके एक लाइन में दिखा रहे हैं, इस तरह KLMN, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब यहाँ से फिर ये इस यहाँ पे गिरा, एनर्जी इसका निकला तो यहाँ पे गिरा, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गिरा, यहाँ आया, इसका एनर्जी गया, यहाँ आया, सब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये जो लाइन है, फाइन लाइन, ठीक है, इसी को फाइन लाइन बोला जाता है, और इसी को ही यहाँ पे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम बताया गया था, ठीक है। इसको आगे जब आप लोग 12th अगर आप लोग करना चाहेंगे, जैसे कि 10+2 जो प्लस यानी कि 10 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है, ठीक है, लेकिन ये +2 लेवल का है तो हल्का सा आप लोग याद रख लीजिए कि ये होता है, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग मत उलझिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये सब क्वांटम फिजिक्स का खेल है इसमें, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ आप लोग को अभी नहीं करवाएं, क्वांटम जो थ्योरी है इसका ये नहीं करवाएं, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाला कैसे जाता है वो नहीं करवाइए, वो फिर किसी पार्ट 2 में हम कभी करवा देंगे, ठीक है।
चलिए, तो बोर के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी कि इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो जॉन डाल्टन का, एक है रदरफोर्ड का और एक है नील बोर। ये तीनों के बारे में यहाँ पे बता दिया है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। चलिए, अब बोर के बाद कौन आया, तो समरफील्ड एक साइंटिस्ट आया जो कि उसी को बोर के ही मॉडल को थोड़ा और बढ़िया से बता दिया, बस और कुछ नहीं। देखिए, एक के बाद एक जो भी साइंटिस्ट आया, एक को पकड़ा, फिर वो थोड़ा उसको जो लिमिटेशन था उसको दूर किया, फिर दूसरा आया, फिर उसका लिमिटेशन को दूर किया, तीसरा आया, उसका लिमिटेशन को दूर किया, बस यही चलता गया, ठीक है। तो इन्होंने जो समरफील्ड थे, साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो मॉडल दिया था, अपना जो मॉडल दिया था, कब दिया था, तो 1919 में दिया था, ठीक है। समरफील्ड का परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक के मॉडल पर आधारित था, बोर के, ठीक है। नेक्स्ट है, सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का कौन सा नया रूप दिया था। देखिए, बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, वृत्ताकार पाथ पे घूमता है, लेकिन ये बोला ठीक है वृत्ताकार पाथ पे तो घूमता है, इसके अलावा भी ये जो होता है ना, एक दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे, इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे भी घूमता है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे भी घूमता है। ये बताया था उन्होंने, क्या बताया था कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे घूमता है। चलिए, नेक्स्ट है, सोमरफील्ड के मॉडल के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा स्तर में क्या होता है, केवल एक कक्षा होती है। ऊर्जा स्तर क्या है आप लोग को समझ में आया पहले। देखिए, ये हो गया पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके चारों ओर इस तरह से सेल होते हैं, ठीक है, सेल। इसी सेल को KLMN नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। और इसी को ही ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ये जो है ना सेल, इसी को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसका ऊर्जा स्तर कुछ होगा, इसका ऊर्जा स्तर कुछ होगा, इसका ऊर्जा स्तर कुछ होगा, और हर ऊर्जा स्तर के लिए n को डिनोट किया जाता है। तो n बराबर 1 रहा तो k में गया, n बराबर 2 रहा तो l में गया, n बराबर 3 रहा तो m में गया, ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया। तो अनेक उप कक्षाएं सबसेल होते हैं, और हर एक सेल में कई सारे सबसेल होते हैं। अब जैसे कि ये सेल मान लेते हैं हम लोग l को उठाते हैं, ठीक है, l। अब मान लीजिए ये l है, अब इसमें भी कई सारे सबसेल होगा इस तरह से, ठीक है, l लोग। अब सबसेल किसको बोलते हैं, तो सेल तो हम लोग KLMN को बोल दिए, ठीक है, इसको बोल दिए क्या, सेल, SHELL सेल। और सबसेल किसको बोलते हैं, तो सबसेल बोलेंगे SPDF, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर सेल में कई सारे सबसेल भी होते हैं, ठीक है। सोमरफील्ड के अनुसार प्रत्येक हर ऊर्जा स्तर उसी को बोलते हैं, सेल को, और उसी में क्या होता है, कई सारे सबसेल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा स्तर अगर आप लोग समझते हैं तो शायद आप लोग इसको आंसर नहीं दे पाते। तो सेल को ही ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको कोष भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि डी का था, हाँ शायद डी का था, ठीक है। बोला गया था कि सबसेल जो डी होता है उसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम देखे हैं, शायद हो सकता है चारों का ही पूछा गया हो, तो उसका डबल डंबल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को करना बहुत जरूरी है। देखिए, एस सेल का जो शेप होता है वो होता है सर्कुलर, इस तरह से। पी जो सबसेल होता है उसका होता है डंबल शेप। अब डंबल देखे होंगे, इस तरह से होता है डंबल शेप। डी का जो होता है वो होता है डबल डंबल शेप, ठीक है, यानी कि 2 डंबल को जोड़ दीजिए, डबल डंबल हो गया। एफ का जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत जटिल होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एस का सर्कुलर, पी का डंबल, डी का डबल डंबल और एफ का सर्कुलर शेप होता है। तो ये चारों को याद रख लीजिएगा, आकार शेप ये पूछा जाता है। चलिए, सोमरफील्ड ने बोर मॉडल में कौन सी नई क्वांटम संख्या जोड़ी थी। तो सोमरफील्ड ने बोर मॉडल में जो दिया था ना, बोर ने जो अपना मॉडल दिया था, MBR बराबर क्या दिया था, h/2π। अब इसी में इन्होंने एक एजुमेथल क्वांटम नंबर भी जोड़ा था, जिसको हम लोग नाम दिया क्या, तो h को हटा दिया गया सिर्फ यहाँ पे, और इसको सिर्फ l दे करके 2π कर दिया, बस यही वाला इसको किया गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसको किया गया एजुमेथल क्वांटम संख्या। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल ने बोर मॉडल की किस सीमा को दूर किया। तो एक लिमिटेशन था, उसको दूर किया, तो बताया गया कि कौन सीमा। तो इसमें कौन सा क्या था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के सूक्ष्म अंतर, फाइन लाइन को, जो अभी बताए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिया था उसने, और उसी को फाइन लाइन को सिर्फ उसने बताया था। देखिए, बोर ने क्या किया था, जो फाइन लाइन अभी बताया ना, KLMN करके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिर के यहाँ तक आता है, तो ये जो फाइन लाइन होता है इसको सिर्फ इन्होंने बताया था, हाइड्रोजन का फाइन लाइन से इसको जोड़ा गया था, ठीक है, बताया था। लेकिन इन्होंने बताया कि ये जो इसको सटीक फिर इसका विवरण दिया था किसने, सोमरफील्ड ने, ठीक है। तो इसी को बोला गया था कौन सा, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के सूक्ष्म अंतर को समझाया था कौन, सोमरफील्ड ने, जो कि आप लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। फाइन लाइन को आप लोग को नहीं पढ़ना है, उसको फाइन लाइन बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति पर किसका प्रभाव पड़ता है। जो सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो गति होता है वो किसके
किसका प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है सापेक्षतावाद प्रभाव या फिर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब सापेक्षतावाद यानी कि रिलेटिविटी प्रभाव। ठीक है, समरफील्ड ने दिखाया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च गति से चलता है तो उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान यानी कि मास और वेग दोनों बढ़ जाता है। इस सुधार ने ऊर्जा स्तर के प्रभावित किया और वर्णक्रमिक रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को समझाने में मदद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो देखिए, आधुनिक एटॉमिक थ्योरी जो था किसने दिया था, वो दिया था श्रिंगार। किसने दिया था, श्रोडिंगर ने, सिंगर जी ने दिया था। ठीक है, श्रोडिंगर या तो सिंगार के नाम से याद रख लो या फिर सिंगर के नाम से याद रख लो। तो एरविन श्रोडिंगर ने ये दिया था। आधुनिक मॉडर्न पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रोडिंगर ने किस वर्ष अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो 1926 आप लोग याद रख लीजिए। 1926 में श्रोडिंगर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, आधुनिक परमाणु मॉडल। ठीक है, श्रोडिंगर का मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित था, तो देखिए लाइट जो होता है ना, लाइट, तो लाइट का जो नेचर होता है वो होता है टू नेचर का, एक तो होता है कण नेचर और एक होता है वेव नेचर, जिसको एक कण को पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में होता है। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर ने दिया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का खेला हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो लाइट के लगभग बराबर होता है स्पीड में भी। ठीक है, तो इन्होंने भी जो बताया था, तो इन्होंने जो बताया था उसको वेव नेचर को बताया था। ठीक है, तरंग यांत्रिक वेव नेचर को बताया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सन 1924 में किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के द्वैत स्वभाव, अच्छा द्वैत स्वभाव जो होता है इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात किया है, इलेक्ट्रॉन का जो द्वैत स्वभाव यानी कि ड्यूअल नेचर जो होता है के बारे में किसने बताया था, तो सबसे पहले जो ये बताया था लुई डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, लुई डी ब्रोगली ने बताया था। श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो इतना स्पीडी रहता है कि नहीं बता सकते, केवल यह बताया जा सकता है कि वह किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र में होने की संभावना है। ठीक है, देखो श्रोडिंगर ने बहुत ही अच्छा काम किया था कि वो ने तो बता दिया कि ये घूमता है। ठीक है, और एक फिक्स स्पीड से घूमता है और उसमें एक ऊर्जा स्तर रहता है, तो यही वाला श्रोडिंगर ने भी कम किया था, इसका ओवरकम किया था इसका लिमिटेशन को। और इन्होंने एक अच्छा चीज़ दिया, ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का है उसकी स्थिति को तो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, हाँ ये बता सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में होने की संभावना है ज़्यादा है, तो और जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे उसका डेंसिटी रहेगा। तो वो बताया गया कि वो जो डेंसिटी वाला क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है उसको क्या बोला श्रोडिंगर ने, ये बताना है। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच बोला, इलेक्ट्रॉनिक पैच बोला, इलेक्ट्रॉनिक बंडल बोला था या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोला था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति नहीं बताई जा सकती है, केवल यह बताया जा सकता है कि वह किस क्षेत्र में मिलने की संभावना कितनी है, जिसे डैश कहा गया। तो जिसे क्या कहा गया, उसको कहा गया कि था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बादल। चलिए नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने 1927 से 1928 के बीच में अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पर एक साथ मोमेंटम और लोकेशन के परिवर्तन को नहीं बताया जा सकता। और ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो हम लोग बहुत अभी बताए थे, किसने, हेजनबर्ग ने दिया था, बर्नर हेजनबर्ग ने दिया था। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त तरंग फलक साई, इसको साई बोलते हैं, साई क्या दर्शाता है। ठीक है, तो श्रोडिंगर के समीकरण के अनुसार जो साई होता है ये क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की संभावना। ठीक है, तो वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की संभावना कहाँ पे होने की ज़्यादा संभावना है, तो डेंसिटी को बताता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की संभावना को बताता है साई। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि ये नया चीज़ आप लोग पे आ गया साई। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त तरंग फलक साई किसी कण की क्वांटम स्थिति से संबंधित जानकारी रखता है, जिसमें इसकी संभावित स्थिति, संवेग और ऊर्जा शामिल होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी कण के मिलने की प्रायिकता घनत्व की गणना के लिए किया जाता है। साई स्क्वायर, देखिए इसको साई बोलते हैं, फिर से आप लोग हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे साई। ठीक है, साई स्क्वायर द्वारा दर्शाया गया यह एक संभावित आयाम है जो यह बताता है कि निश्चित स्थान पर कण के होने की कितनी संभावना है। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कण के बराबर है, और वो किस स्थान पर होगा इसकी संभावना को हम लोग साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ बताया था और ये इसी को आयाम भी बोला गया। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन में इस चीज़ को हटा दें, इसको हटा दें हम और यहाँ पे आयाम लिख देगा तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि इसको आयाम भी कहा जाता है, सायाम को, उस आयाम में उसके होने की संभावना। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, आप लोग एक बार इसको दिमाग में रखिए, इसीलिए हम आयाम को यहाँ पे क्या कर दिए, हाईलाइटेड करके रखे हैं। श्रोडिंगर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमता है, निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करता है, सीधे रेखा में गति करता है, नाभिक से टकराकर लौट जाता है। ठीक है, तो श्रोडिंगर के अनुसार ना ये कोई निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करता। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, श्रोडिंगर के सिद्धांत ने परमाणु के किस भाग की व्याख्या की? तो देखिए, परमाणु के किस भाग की व्याख्या की थी श्रोडिंगर के अनुसार? तो अभी बताएं कि परमाणु के होने की जहां ज़्यादा डेंसिटी हो उसी को तो बोला, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोला गया था। हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता होगा कि हीलियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन, आपकी जगह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, हम भी बोल रहे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होती है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, मेरा भी दिमाग कहाँ चला जाता है। चलिए देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? वो उस पे स्थित प्रोटॉनों की संख्या पे। ठीक है, उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन, उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पे हम लोग परमाणु संख्या को बताते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर परमाणु संख्या किस में बताते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या पे, संख्या के अनुसार। अगर हम लोग परमाणु संख्या बता दिए, अगर हम लोग को एटॉमिक मास बताना रहेगा तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक मास को बताते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप लोग जब गूगल सर्च करो, अभी देखिएगा कितना कन्फ्यूजन होगा। तो कहीं कहीं पे 1837 लिखा हुआ 1:1। ठीक है, जो भी एग्जाम में देगा 1837 1:1 दे दे या फिर 1836 1:1 दे दे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार चलिए 1836 1:1 यही इसका सही आंसर होगा। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर मैक्सिमम गलत करेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हम एक इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि जब कोई जो 2 एटम नॉर्मली ऐसे जुड़ जाता है, नॉर्मली जुड़ता है, तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं, तत्व। ठीक है, तत्व एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब 2 एटम रासायनिक रूप से संयोग करके जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर अणु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? किसी रासायनिक यौगिक, रासायनिक तरीका से मिला, यानी कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो अणु होती है, मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, न्यूट्रिनो एक अस्थायी कण है, इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो एक अस्थायी है और इसकी खोज सबसे पहले वुल्फगैंग पाउली ने किया था। ठीक है, इसको सिर्फ आप लोग पाउली याद रख लीजिए, वुल्फगैंग पाउली ने याद किया था। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण होता है जिसको क्या कहा जाता है? इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पाई मेसॉन आप लोग नाम सुनेंगे, पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जैसे मूलकणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये कोई अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, परमाणु के अस्थायी जो होते हैं वो क्या क्या होता है? एक तो होता है प्रोटॉन होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों होता है। ठीक है, बाकी जो भी रहता है सब अस्थायी होता है। किसी कक्षा, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को सेल बोलते हैं, इसी को एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे निकाली जाती है? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किससे निकाली जाती है? 2n² से निकाली जाती है। इस फॉर्मूला से पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा है इसको। ठीक है, अब चलिए तो इसको निकाल के देखिए, ओ कोष यानी कि ओ कक्षा या सेल में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? चलिए, KLMNO 5, 5 × 5 = 25, 2 × 50, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। खटाक से मारो, कैसे किए? तो 2n², n का वैल्यू क्या दे रखा है? ओ में मतलब क्या? KLMNO, इस तरह कैसे तो स्टार्ट होता है ना कक्षा, KLMNO यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 और 25 × 2 = 50। किसी कोष की क्रम संख्या, किसी कोष की क्रम संख्या n क्या बताता है? हम लोग बोलते हैं ना कि n, तो n, ये n क्या बताता है? n = 1, n = 2, n = 1 को बोलते हैं k, n = 2 को बोलते हैं l, n = 3 को बोलते हैं m, KL बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से k से स्टार्ट होकर चलता और बढ़ते रहता है। तो बोला गया ये जो n है ये क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? ये बताता है कोष, यानी कि उस कोष में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बताता है और कोष का आकार को बताता है। ठीक है, ये जैसे जैसे बड़ा होगा बढ़ते जाएगा, उसका आकार भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ते जाएगा। तो ये क्या बताता है? कोष के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर को और कोष का आकार को बताता है। नेक्स्ट देखिए, किसी
परमाणु के विभिन्न कोषों में उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या कहलाती है? किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को क्या कहता है? तो इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, इस तरह करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, किसी परमाणु के बाह्य कोष, देखिए किसी परमाणु के बाह्य कोष, जो बाह्य आउटरमोस्ट जो सेल होता है वो क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? उसी को वैलेंस सेल बोला जाता है, वैलेंस सेल। परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। चलिए ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अधातु यानी कि नॉन मेटल की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम तीनों को ही बता दे रहे हैं, सिर्फ नॉन मेटल का क्यों? तो मेटल की जो बाह्यतम कक्षा होगी उसमें एक या तो दो या तो तीन ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नॉन मेटल में कितना होगा? 5, 6, 7 और 8, जो कि आंसर में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 छूटा हुआ है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, जो ना तो मेटल होता, ना तो मेटल होता है, ठीक है, और ना ही नॉन मेटल होता है, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 4 आउटर मोस्ट जो सेल होता है यानी कि वैलेंस सेल होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मेटल के 1, 2, 3 होगा, सेमीकंडक्टर में 4 होगा, नॉन मेटल में 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसी परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n², है ना। 2n² होती है, गलत, ठीक है। इसीलिए हम इसको आगे में दे रहे, किसी परमाणु के बाह्य कोष में बोला गया, बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। जबकि ये जो 2n² वाला है, ये क्या बोला? किसी परमाणु के बाह्य कोष यानी कि कोषों में मैक्सिमम जो होते कोष की संख्या बताता है। ये 2n² में उस कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो बताता है। बाह्य कोष की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया आप लोग को? गड़बड़ाइएगा नहीं एग्जाम में। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आप लोग जानते होंगे, इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में 1.6, ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमें बताएंगे ना, और भी बुक कई सारे क्वेश्चन है। इसका द्रव्यमान कितना होता है ये देख लीजिए, ठीक है। और इसको खोजकर्ता कौन कौन है, यहाँ पे तीनों लिखा गया है, ठीक है। एक बार हम समझा देते हैं कोष। देखिए कोष को हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है सबकोष। एक कोष में कई सारे सबकोष हो सकता है, यानी कि जिसको सबसेल बोलते हैं, और जिसको डिनोट करते हैं SPDF से, ठीक है। कोष को डिनोट करते हैं KLMN से। सबसेल को, कोष के अंदर में कई सारे सबसेल होते हैं, उसको डिनोट करते हैं SPDF से। और उसके बाद एक होता है, इससे नीचे एक होता है कौन सा? 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसी को बोलते हैं कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखे? तो सबसे पहले होता है सेल, जिसको हम लोग KLMN नाम दिए। उसके बाद होता है सबसेल, जिसको हम लोगों ने SPDF बोला। उसके बाद होता है ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और एक सेल में, जिसके S में एक ऑर्बिटल, एक कक्षा में एक होता है, तो S में कितना पाया जाएगा? 1, P में कितना पाया जाएगा? तो बढ़ा दो 3, फिर इसमें 5, इसमें 7, ठीक है। तो इस तरह से सबसेल में ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसको और क्लियर कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए इसमें, ठीक है, कोष, सेल, KLMN को हम नाम दिए। उपकोष किसको बोलते हैं? SPDF को बोलते हैं। कक्षक, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे फिर बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं K कोष को, यानी कि K सेल को लेते हैं, तो N बराबर 1 होता है इसका, ठीक है। और उसमें केवल एक ही सबसेल होता है S। कौन सा सबसेल होता है? S। और इसमें कितना कक्षक होता है? एक कक्षक होता है, ठीक है। फिर आते हैं L में, N बराबर कितना लिखते हैं हम लोग? 2। इसमें क्या हो जाएगा? L में 2 सबसेल होगा, S और P। पहले में क्या हो गया? S, इसमें फिर S और P, ठीक है। अब देखिए S में होता है एक कक्षक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल, और P में होता है 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल। टोटल मिलके कितना ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें आ जाएगा? तो यहाँ पे हो गया 4। और जितना एक कक्षक में जितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, याद रखिएगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक यहाँ पे दिया है, इसका मतलब है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूनी 8, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, अच्छा चलिए इसको हम तीसरा नंबर तक हम करवा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं एक बार बढ़िया से, ठीक है। M में क्या होता है? N बराबर 3 से डिनोट करते हैं। अब इसमें 3 सबसेल होगा, SPD, ठीक है, SPD। अब S में होता है एक ऑर्बिटल, P में होता है 3 ऑर्बिटल, D में होता है 5 ऑर्बिटल। टोटल कितना हो जाएगा? 9 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन।
देखिए होता क्या है हम लोग देखते हैं कि KLMN सेल होता है, KLMN इस तरह से होता है, ठीक है। तो के के बाद आता है एक सबसेल, सेल के बाद सबसेल होता है। इसमें होता है कितना सबसेल, तो इसमें सिर्फ के में एक ही होगा क्योंकि n बराबर 1, तो एक ही सबसेल होगा S, ठीक है। L में होता है 2, यानी कि S और P दोनों होगा, S और P दोनों होगा। M में क्या होगा सबसेल, कौन सा सबसेल होगा, SPD होगा, SPD। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा और फिर SPD, फिर F आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जुड़ते जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सबसेल। अब सबसेल में भी ऑर्बिटल होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल। अब S में होता है सिर्फ एक ऑर्बिटल, S में एक, और P में होता है 3 ऑर्बिटल, दो बढ़ते जाता है, ठीक है। S में एक ऑर्बिटल, P में हो जाएगा 3 ऑर्बिटल, फिर D में हो जाएगा कितना 5 ऑर्बिटल, फिर F में कितना हो जाएगा 5 2 7 ऑर्बिटल। तो इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि S में एक ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल, टोटल मिलके कितना ऑर्बिटल हो गया 4, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो सकता है 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए। चलिए एक बड़ा वाला में समझाते हैं, यहाँ पे इसमें समझा देते हैं, ठीक है। S पे होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल लिख दिए, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ ऑर्बिटल की बात चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, ठीक है। S पे होता है एक ऑर्बिटल, P में कितना बताए 2 बढ़ा दो 3 ऑर्बिटल, फिर P के बाद D आया, फिर 3 से 2 और बढ़ा दो तो 5, फिर आ गया F में फिर 2 बढ़ा दो तो 7। अब टोटल को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 और 5, 7 3 10 और 5 15 और 1 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 16 ऑर्बिटल हो गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, 16 ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। और इसी को आगे भी हम लोग बताएं, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी, तो उसमें बताएंगे कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और किस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ये हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 16 हो गया, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 16 × 2 और 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, यानी कि 2 में 2, ठीक है। S सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, तो भैया S में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, S में फिर 2 3 1s2 2s2 3p6। अब मान लेते हैं हम लिखते हैं 1s2 2s2 3p6, यानी कि बता रहा कि P में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे आया 6, तो P में हम लोग जानते हैं कि P जो होता है ये किस में आता है, तीसरा में आता है, 3 sp, ठीक है, तीसरा 3 होता है इसमें ऑर्बिटल, और 3 × 2 यानी कि 6, 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है, ठीक है। जब आप लोग इसको एक बार अच्छा से पढ़िएगा सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऑर्बिटल में जाता है, लेकिन आप लोग इतना मत लीजिए लोड ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर उठा के डाल दे तो, ठीक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आता हुन्स लॉ, किससे संबंधित है, तो हुन्स लॉ बताता है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से सजाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा में वितरण को बताया गया है, ठीक है। हुन्स लॉ बताता है कि उपकक्षा जो बोले ना ऑर्बिटल, ठीक है, उसमें वितरण के को बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मान लेते हैं मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब पाँचों को हमको सजाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कैसे भरा जाएगा, तो हुन्स बोला कि भाई साहब पहले आप इस तरह से एक एक भरिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया, बस यही सही हो जाएगा, ठीक है। आप एक साथ यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक नहीं भर सकते, इस तरह से 2 नहीं रखते, तो पहले सिंगल भरा जाता है, फिर अगर बचा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अब यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 तो भर दिए, ये छठा यहाँ भर दिए, 7वां यहाँ भरेंगे, तब आके यहाँ पे 7वां यहाँ पे भरा जाएगा इस जगह पे, ठीक है। फिर 8वां रहता तो यहाँ भरते, 9वां यहाँ भरते, 10वां यहाँ भरते, और एंटी क्लॉकवाइज भरते, ठीक है, तब ये सही होता। तो यही बताया गया हिंस और हुन्स बताया है कि इलेक्ट्रॉनों को कोषों में वितरण को बताया गया, कोषों में भी, उपकोषों में भी, कहाँ पे, तो ऑर्बिटल में, ठीक है, माफ कीजिएगा, जो ऑर्बिटल में भरा जाता है, ठीक है, कोषों ऑर्बिटल में भरा जाता है, ठीक है। चलिए हुन्स का नियम, हुन्स लॉ के अनुसार किसी उपकोष की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो हमने अभी बताया, ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को समांतर स्पिन के साथ भरा जाता है, स्पिन मतलब जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक एक करके भरा जाता पहले, फिर अगर बचा इलेक्ट्रॉन तो फिर डबल डबल करके भरेंगे। हुन्स का नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले कक्षों में कैसे भरे जाते हैं, तो समान ऊर्जा वाले समान स्पिन के साथ भरा जाता है, ठीक है। इस तरह से एक एक करके भरे थे हम लोग, ठीक है, देखे थे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, हुन्स के बाद आता है एक साइंटिस्ट पॉली ने भी यही नियम को दिया, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया देखते हैं, पढ़ते हैं धीरे धीरे, इसी के साथ समझते हैं। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनों के जो क्वांटम संख्या होता है उसके वितरण जो होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। जैसे कि पॉली क्या बताया, हुन्स ने जो बताया था तो आपको समझ में आ गया कि जो सेम स्पिन में भरा जाएगा और पहले एक एक भरा जाएगा, फिर जो बचेगा तो दूसरा में भरा जाएगा, ठीक है। ये क्या बताया कि देखो भाई, जो
यहाँ समझने से बेटर है कि आप यहाँ समझिए, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आप यहाँ समझते अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पॉली के सिद्धांत के अनुसार किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान 4 क्वांटम संख्या नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे टिक भी लगाया गया है कि समान 4 क्वांटम संख्या नहीं रख सकते हैं। क्या बोला है कि, चलिए एक से पहले समझते हैं, ठीक है, एस से समझते हैं। एस पी में होता है 3, ठीक है, तो इस ये हो गया पी का। पॉली क्या बोला कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये तो पहले क्लॉकवाइज भराएगा, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज भराएगा, और कोई भी जो 4 जो हम लोग का जो 4 जो क्वांटम संख्याएं होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो चारों में से 3 तो एक साथ एक जैसा हो सकता है, लेकिन चौथा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब समान नहीं भर सकते हम लोग, चारों को समान नहीं भर सकते क्वांटम संख्या को, कोई एक अलग होगा, ठीक है, उसी को बताया गया। और एक में जैसे कि यहाँ पे ऑर्बिटल होता है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी को एग्जाम में कई बार पूछ सकता है आपको, +½ और -½ में भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि 4 जो क्वांटम संख्या होती है वो नहीं रखा जा सकता, समान 4 क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एस में क्या भराएगा, तो एस में इस तरह से हम लोग भर सकते हैं। पी में क्या भराएगा, तो 3 होगा, पी का 3 ऑर्बिटल होगा, एक में इस तरह से, एक में इस तरह से, फिर इसमें इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। यानी कि हम कोई भी चीज़ जो ले रहे हैं इसको इस तरह से, तो इसी तरह से नहीं भर सकते, ये फिर गलत हो जाएगा। या फिर दोनों को हम इस तरह से नहीं भर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से नहीं भर सकते हैं, मतलब एक अपोजिट में होगा, ठीक है। ये बोला गया कि समान नहीं भरा जा सकता। इसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा और अच्छा से। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यह बताता है कि किसी एक परमाणु में किन्हीं 2 या 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट नहीं रखा जा सकता है। सरल शब्दों में यह कहे, एक ही कक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों के स्पिन यानी कि चक्रण जो होता है ना, वो विपरीत होगा। बस आप लोग इसको समझिए, उतना माथामारी मत कीजिए, यहाँ से यहाँ तक समझिए कि जो सरल शब्दों में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है का जो चक्रण होता है वो समान नहीं होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। और अब 4 क्वांटम जो संख्या होती है वो कौन कौन सा होता है, तो हम लोग तो अभी पढ़ चुके, चारों को चारों पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, KLMN, जिसको n से डिनोट करते हैं, K बराबर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, KLMN, इस तरह से। तो पहला क्वांटम संख्या जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं, तो n यानी कि KL कोषों को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सबकोष यानी कि सबसेल एजुमिथल क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, और इसको SPDF सबसेल में रखते हैं, ठीक है। फिर एक आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसको M से हम लोग डिनोट करते हैं, और यह बताती है कि उपकोषों में कौन सा ऑर्बिटल है, उपकोषों में भी वो कौन सा ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में ही रहता है, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक आता है स्पिन क्वांटम, जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो चलता है, स्पिन वाला, ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 है, चारों को तो हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, किसी कक्षा यानी कि ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पॉली के अनुसार, तो 2 ही रह सकते हैं, ठीक है। पॉली के अनुसार कितने रह सकते हैं, 2 ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए, जब किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी स्पिन जो होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा, समान दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा, ठीक है। इसी को इस तरह से भी फिगर बना के भी दे सकता है, तो ये सही हो जाएगा विपरीत दिशा में। इसी को ही +½ और -½ में भी दे सकता है, ठीक है। तो तीनों हम बता दिए, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होगा, अब यहाँ पे खेला किस चीज़ का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन भरने का है ना, पहले सेल फिर सबसेल, सबसेल में भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हम लोग चक्रण के अनुसार भरते हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर जहाँ पे ये फेल कब करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो भरेंगे। तो ये बोला गया पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, कहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, यानी कि H एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, H+ कर दिए, निकल गया, अब यहाँ से कहाँ से होगा, ये फेल कर गया, यानी कि ये लागू नहीं होता है, तो H+ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें होता ही नहीं। गाइस तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से इसका जितने भी क्वेश्चन छूटा हुआ है एक पार्ट 2 करके लाएंगे और उसमें सिर्फ क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। आप लोग सही से बताइएगा कमेंट में कि जितना जो क्वेश्चन बताएं उसमें आप लोग कितना सही किए, ठीक है। क्वेश्चन एकदम हाई लेवल का था, अच्छा लेवल का था, मतलब हाई लेवल मतलब टफ मत सोच लीजिएगा, अच्छे लेवल का था जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इधर उधर का क्वेश्चन उठा के नहीं डाले हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।